कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ लैटिस। ओके, तो हम बोले थे कि आप आज हम आपको बॉर हैबर साइकिल पढ़ाऊंगा। यस सर। हाँ, बॉर हैबर साइकिल। तो बॉर्न हैबर साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये टर्म समझना पड़ेगा। बेसिकली ये टर्म जो होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स में बताते हैं, बट यहाँ पर जरूरत है तो बता रहा हूँ, इसको समझिए पहले। इसको डेल्टा एच एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है पहले लिखिए। सर स्क्रीन ठीक से दिख नहीं रहा है। बोर्ड फिर से दिख नहीं रहा है। हाँ सर। कनेक्शन लो है।
हाँ अब आवाज आ रहा है बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। बोर्ड भी दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। चलो ये तो इसमें लिखे सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको लिखिए, इट इज द इंथाल्पी चेंज, इट इज द इंथाल्पी चेंज comma, it is the enthalpy change comma when one mole of product is formed, when one mole of product is formed from its element in their standard state, स्टैंडर्ड स्टेट के ब्रैकेट में लिखना है द फॉर्म। ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? द फॉर्म इन विच एलिमेंट exist in nature, the form in which element exist in nature, that is its standard state। जैसे अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा तो O2 गैस, क्लोरीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा तो Cl2 गैस, ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा तो Br2 लिक्विड। नेचर में जो सब्सटेंस या जो एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जाता है वही उसका स्टैंडर्ड स्टेट है। ये बात समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड स्टेट मतलब नेचर में वो किस फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज हिज स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे यहाँ पर देखो क्या बोला गया, जिससे हमको NaCl बनाना है, तो 1 मोल NaCl को बनाना है, क्या लिखा गया ना, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, इससे इसी का एलिमेंट से, और ये एलिमेंट क्या स्टैंडर्ड स्टेट में, आपको पता होगा सोडियम स्टैंडर्ड स्टेट में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और क्लोरीन स्टैंडर्ड स्टेट में गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो 1 मोल NaCl फॉर्म होगा किससे, एलिमेंट से, और ये सब एलिमेंट क्या स्टैंडर्ड स्टेट में, इसमें जो इंथाल्पी चेंज होगा इसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होना चाहिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट, दैट एलिमेंट मस्ट बी इन स्टैंडर्ड स्टेट। हाँ यहाँ पर हाफ करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये देखो हो गया, इस रिएक्शंस में जो इंथाल्पी चेंज होगा, हीट एक्सचेंज होगा, उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं कैसे हम लोग बॉन्ड हैवर साइकिल डिजाइन करते हैं। हमको निकालना है लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl निकालना है, इसका लैटिस एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं समझे। सबसे पहले क्या करोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख लोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे ये बना होगा, ये एलिमेंट आपका स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, इसमें जो इंथाल्पी चेंज होता है इसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। अब आपको क्या करना है ना, इस सोडियम को Na+ में लेकर जाना, इस क्लोरीन को Cl- में लेकर जाना। क्या बोला, इस सोडियम को Na+ में लेकर जाना। तो सबसे पहले सोडियम ये सॉलिड है, इसको गैस में बदलना पड़ेगा, और इस गैस में बदलने के लिए कौन सा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी,
सब्लिमेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड से डायरेक्टली गैस, सब्लिमेशन एनर्जी, नहीं सब्लिमेशन यार, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदलने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस, देना पड़ रहा है इसलिए प्लस डेल्टा एस। एस क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी, लिख लीजिएगा सब्लिमेशन एनर्जी। देखो एक बात और जान लो, इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना या रिमूवल होना हमेशा गैसियस स्टेट में होता है। डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए डेफिनेशन में लिखा रहता है आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन हो। तो अब इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, क्या चीज में Na+ में चला जाएगा ये। इसके लिए कौन सा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बताओ? आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, तो प्लस आई लिख दिया, ये गैसियस आयंस में बदल गया। इसी तरह देखो इसको भी बदलना है। तो सबसे पहले क्या, आपको पता है कि क्लोरीन क्लोरीन के भी सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो एक मोल क्लोरीन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये आगे पढ़ोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पर हाफ मोल क्लोरीन है, तो कितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी? तो बोलेंगे प्लस, ऐसे लिख देता हूँ, प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDC। BDC फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमको देना पड़ रहा है, एक मोल को तोड़ना होता तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी लगती। हाफ मोल है इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई किया। क्या बन जाएगा? जब ये टूटेगा तो Cl गैस बन जाएगा, Cl गैस बन जाएगा, Cl गैस बन गया। अब इसमें क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन देना है, Cl माइनस गैस बनाना है। इसमें कौन सा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बताओ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली एनर्जी रिलीज होती है, तो माइनस ये लिख दिया। देखो यहाँ पर Na+ गैस बन गया और ये Cl माइनस गैस बन गया। ये दोनों आपस में कंबाइन करके NaCl सॉलिड बनाएगा। इसमें कौन सा एनर्जी बनेगी बताओ, इन्वॉल्व होती है? लैटिस एनर्जी। हाँ, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी यहाँ पर निकलेगा तो माइनस L लिख दिया, निकलेगा ना। जब एक मोल सॉलिड फॉर्म हो रहा है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। उसमें लिखाया गया था इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व, इसलिए माइनस L लिखा। इतना में दिक्कत है कि नहीं को? नहीं सर। नहीं सर। अब यहाँ पर ना एक थर्मोडायनामिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसको बोलते हैं हेसेस लॉ। हेस लॉ, हेस लॉ क्या कहता है, इसको समझिए। अगर रिएक्शंस को एक डायरेक्शन से, रिएक्शंस को सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये जो रिएक्शंस हो रहा है ना सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें इंथैल्पी चेंज डेल्टा HF लग रहा है। अगर इसी रिएक्शंस को मल्टीपल स्टेप में कराओगे तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा और जो सिंगल स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज आपको लग रहा है दैट विल बी सेम। मतलब ये बोलना चाहता हूँ, अगर ये सिंगल स्टेप में रिएक्शंस होगा तो उसमें इंथैल्पी चेंज कितना लग रहा है? डेल्टा HF। अगर यही रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो इंथैल्पी चेंज कितना लग रहा है? देखो यहाँ से चल रहा हूँ, सब्लिमेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी लग रहा है। फिर यहाँ पर देखो आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी लग रहा है। फिर यहाँ पर चले आओ, क्या हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी लग रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एनर्जी इक्वल लग रहा है, फिर माइनस लैटिस एनर्जी के इक्वल एनर्जी लग रहा है। ये सब सेम होना चाहिए। ये रिएक्शन जो आपने मल्टीपल स्टेप में कराया है उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा और ये रिएक्शंस को जो सिंगल स्टेप में कराए हैं इसमें जो इंथैल्पी चेंज होता है दैट शुड बी सेम अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। तो देखो इसमें हर एक चीज का वैल्यू दिया रहेगा, डेल्टा HF का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया रहता है, सबका वैल्यू दिया रहेगा। ओनली लैटिस एनर्जी आपको निकालना है, निकल जाएगा आसानी से। तो समझा कैसे हम लोग बॉर्न-हैबर साइकिल से हम लोग लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशंस करते हैं। इसी तरह आपको अभी नेक्स्ट काम दिए कि लैटिस एनर्जी।
कि बॉर्न हैबर साइकिल डिजाइन करो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके लिए लैटिस एनर्जी का साइकिल डिजाइन करेगा। चलो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख लेंगे। आपको क्या करना है, मैग्नीशियम से Mg2+ बनाना है, ऑक्सीजन से O2- बनाना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सब्लिमेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी देना पड़ेगा। गैस में चला गया, इलेक्ट्रॉन को एक एक करके निकालो। अगर क्वेश्चंस में डायरेक्ट, अगर क्वेश्चंस में आपको ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑफ मैग्नीशियम दिया है तो डायरेक्टली को Mg से Mg2+ बदला है। अगर ओनली अगर I1 और I2 ऑफ मैग्नीशियम दिया है तो आप एक एक कैसे करोगे ऐसा काम। अगर वो डाटा पर डिपेंड करता है कैसा आपको डाटा प्रोवाइड किया उसने। तो ये ऐसा हो गया, इसमें क्या एनर्जी लगा, I1। I1 और I2 में किसका वैल्यू बड़ा होता है बताओ। I2 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 हाँ I2। चलो ये बदल गया, ये बदल गया Mg2+। इसी तरह आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या देना पड़ेगा, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा, तब ये ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। ऑक्सीजन गैस में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, O- गैस एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इसमें जो एनर्जी निकलता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं उसको, EA1 बोल दिया इसको। इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे, आपको बताया होगा कि जो सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने में हमेशा एनर्जी देना पड़ता है, हमेशा यस सर। इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें कितना एनर्जी लगेगा, प्लस ऑफ प्लस EA2। plus EA2 ये बदल गया, O2- गैस में बदल दिया। ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा, लैटिस बनाएगा। लैटिस बनाएगा, इसमें कितना एनर्जी निकलेगा, माइनस ऑफ Li। अब हेसेस लॉ लगा दो। हेस लॉ, हेस लॉ के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुआ तो हीट इंथाल्पी चेंज ΔHF है। यही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो पहले यहां से ऐड करेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस I1 प्लस I2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 माइनस EA1 प्लस EA2 माइनस लैटिस एनर्जी हो गया।
इसमें हर एक चीज का डाटा दिया रहता है, ओनली लैटिस एनर्जी अननोन है, लैटिस एनर्जी इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे हम बॉन्ड हैवर साइकिल डिजाइन करते हैं। तो हम लोग लैटिस एनर्जी क्या होता था, लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन देखा, लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे बॉर्न हैवर साइकिल की मदद से करते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। आगे है सर आगे, हाँ बोलो। सर आप जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाए थे उसमें लिखाए थे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में लिखाए थे और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो नेगेटिव में लिखाए थे साइन कन्वेंशन में। अच्छा अच्छा, साइन कन्वेंशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा ऐसे करो, अगर दिक्कत है ना यहाँ पर ऐसे करिए थोड़ा सा। आप सही है ना? हाँ सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के टर्म्स में लिखो तो अच्छा रहेगा। अब ये वन ये टू कर दो यहाँ। यस सर, ओके। चलो ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो पहला एक एक करके फैक्टर लिखना है। पहला फैक्टर है दैट इज द चार्ज ऑफ आयंस, चार्ज ऑफ आयंस। आपको पता होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, K होता है। तो देखो, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच होगा, और Yes, अगर sir. आयंस के बीच उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी भी ज्यादा लगेगा। हाँ यस सर। यस हाँ, मतलब हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, दो चार्जेज है ऐसे समझ सकते हैं। ये मान लो कि केटायन, ये केटायन है प्लस वाला है, और ये एनायन, एनायन जनरली ना बड़ा साइज का होता है, ये एनायन है। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इसी को तो हम लोग आर बोलते हैं, बॉन्ड Yes, लेंथ sir. बोलते हैं, हाँ सर हाँ सर बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि देखो, जितना ज्यादा इन केटायन एनायन पर चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना स्ट्रॉन्ग लैटिस होगा, स्ट्रॉन्ग लैटिस होने के कारण उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा हम लोग साइज, जितना ज्यादा आयन का साइज होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आयंस के बीच, और लैटिस एनर्जी भी कम होगा, उसको तोड़ने में कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, हाइयर द, लिख लीजिएगा, हाइयर द चार्ज ऑन आयन, हाइयर द चार्ज ऑन आयन, हाइयर द चार्ज ऑन आयन, higher the charge on ion, Yes, sir. comma, higher the charge on ion, comma, greater will be the force of attractions between the ions, greater will be the force of attractions between the ions. And hence lattice energy will be higher,
and hence lattice energy will be high. Yes, sir. यहाँ लिख लीजिएगा, lattice energy is directly proportional to charge on ions. देखिए यहाँ पर Na प्लस है, Mg2 प्लस है, या ऐसे छोड़ो, इसमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ, किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा? तो Al2O3 का सबसे ज्यादा। L2O3 का ज्यादा होगा। हाँ, इस पर +3 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है, इस पर +1 चार्ज है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी। अब बताओ किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा हो? Na3n Na3n क्योंकि इस पर नाइट्राइट के ऊपर -3 चार्ज, -3 है, यहाँ -2 है। यहाँ पर मैथमेटिक्स मत लगा देना, हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, चार्ज को मैग्नीट्यूड एक्सक्लूड देखते हैं। करके। हाँ हाँ, दूसरा फैक्टर लिखेगा, दूसरा फैक्टर दैट इज साइज ऑफ आयंस। देखिए ग्रेटर इज द या लार्जर इज द साइज ऑफ आयंस larger is the size of ions, comma, lesser will be the force of attractions between the ions. Lesser will be the force of attractions between the ions. And hence, lattice energy will be low. And hence, lattice energy will be low. और उसके नीचे ये लिख लेना है, जैसे इसमें क्वेश्चन लिखे NaF, NaCl, NaBr और NaI, इनमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताइए। सर NF का सबसे सर ज्यादा। NF का NF का सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ का साइज का जो ऑर्डर होगा दैट इज F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, साइज सबसे बड़ा I माइनस का, इसलिए लैटिस एनर्जी NF का सबसे ज्यादा। इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा बताओ? Na2O और Na2S। Na2S। हाँ Na2S इसका होगा ना, क्योंकि साइज का ऑर्डर ऐसा है ना, ऑक्सीजन और ये सल्फाइड है, हाँ सर। तो साइज का ये ऑर्डर है, तो इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। जी सर। और क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन और लिखो, NaCl और MgO, इन दोनों में लैटिस एनर्जी का ऑर्डर होता है। सर MgO का MgO ज्यादा होगा। देखो ये MgO का ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा है। हाँ चार्ज ज्यादा। देखो देखो, जब भी कभी ऐसा होगा कॉन्ट्रडिक्शन हो, चार्ज और साइज में कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो हमेशा चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये बात में ध्यान रखिएगा। जहां भी चार्ज का थोड़ा चार्ज और साइज में कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो ये साइज होता है ना, साइज हमेशा जैसे एटम का जो साइज होता है या रेडियस होता है वो पिकोमीटर्स में होता है, पिकोमीटर्स में होता है। पिकोमीटर्स में मतलब वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग चार्ज को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, MgO का स्ट्रॉन्ग लैटिस होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NaCl। उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद ये दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसके बाद लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखना है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड होते हैं, जनरली जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड होते हैं, तो फिजिकल स्टेट में लिख लीजिएगा सॉलिड। दूसरा प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड का जो क्या होता है ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन। तो सेकंड लिखना है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिख लेना है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट due to strong electrostatic force of attractions between ions. High melting point and boiling point due to strong electrostatic force of attractions between cation and anion. Due to strong electrostatic force of attractions between cation and anion. तीसरा प्रॉपर्टी लिखना है दैट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे NaCl, लिक्विड स्टेज में, हाँ सॉलिड स्टेट में मतलब इट विल बिहेव एज ए इंसुलेटर, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, but in molten or aqueous state it will conduct electricity। तो लिख लीजिएगा in solid state, in solid state, in solid state comma it will behave as a, the ionic compound will behave as a, ionic compound will behave as a insulator, insulator, it will behave as a insulator, but in aqueous and molten state, but in aqueous or molten state, aqueous or in molten state, comma it will behave as a conductor, it will behave as a conductor, it will behave as a conductor। चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा आइसोमेरिज्म्स। आपको पता होना चाहिए ये आइसोमेरिज्म्स मेनली कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं, आइसोमेरिज्म कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं, इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स मतलब क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड उसके अंदर होते हैं। तो ये जो आइसोमेरिज्म्स,
आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी मेनली क्या कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड क्यों शो करते हैं? क्योंकि वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। देखोगे कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ओवरलैप करते हैं, तब जाकर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। बट ये आपको पता होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, इसलिए ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो लिख लीजिएगा, ionic compound will not show isomerisms. Ionic compound will not show isomerism as it is non-directional, as it is non-directional in nature, as it is non-directional in nature, as it is non-directional in nature. Yes, sir. Next one. Type of reactions. Type of reactions. देखिए, ionic compounds show ionic compounds show ionic reactions. Ionic reactions. That is ionic reactions, comma, that is my comma, which are very fast, and involve exchange of ions, and involves ionic reactions involves, that is the exchange of ions. जैसे देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए अगर मैं NaCl को AgNO3 में मिलाऊं तो क्या होगा? मिलाने से तुरंत आपको क्या होगा? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ये ओनली आयन का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे देखो Na प्लस से NO3 मिला दो, सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ पर देख रहे हो Ag प्लस का Cl माइनस से मिला, तो ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। और एक्सचेंज ऑफ आयंस होने के कारण ये रिएक्शन वो फास्ट होता है। These reactions are very fast. देख लिए, उसके बाद रुक जाओ, अगला प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिबिलिटी, अगला प्रॉपर्टी लिखिएगा सॉलिबिलिटी। अगला प्रॉपर्टी लिखिएगा सॉलिबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, क्या जानते हैं? लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये पता होगा आपको। और हम लोग जानते हैं Yes, कि sir. आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर पोलर इन नेचर। इसे बोला जाता है आयनिक कंपाउंड विल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होते हैं। तो लिख लीजिएगा लाइक डिजॉल्व लाइक एंड ionic compound are polar in nature. Ionic compound are polar in nature. Ionic compound are polar in nature. Polar in nature. Full stop. So they are dissolved in, they are soluble in polar solvent.
they are soluble in polar solvent. They are soluble in polar solvent. अगला प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा एक लास्ट। इसी में पॉइंट नहीं, नोट लिख लीजिएगा, नोट में पॉइंट लिखिएगा, नोट लिखकर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिख लीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो फिजिक्स में पढ़ते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी हाई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, नोट में लिख लेना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी हाई। ब्रैकेट में ऊपर लिख लीजिए, water is considered as universal solvent. Water is considered as universal solvent and its dielectric constant is high. कितना? ऑलमोस्ट 84 होता है वाटर का। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, इसलिए वाटर को हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हम लैटिस एनर्जी से फैमिलियर हो गए, उसके बाद हम लोग को एक और एनर्जी से फैमिलियर होना है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हेडिंग आप लिखे सॉल्वेशन। सॉल्वेशन अगर वाटर होगा तो इसको हम हाइड्रेशन, वाटर के रिस्पेक्ट में इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। तो मेनली क्या होता है पहले समझो इसको, फिर उसके बाद दिखा देंगे। समझो यहाँ पर पहले, जैसे मान लो हम क्या NaCl का टुकड़ा लिए और पानी में डाल दिए, तो हम लोग जानते हैं कि NaCl एक सॉलिड है और हर एक सॉलिड का अपना एक लैटिस होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं बताया था NaCl के केस में, अगर सॉलिड स्टेट पर होगे तो NaCl में Cl माइनस होता है, FCC लैटिस को ऑक्यूपाई करता है, और जो Na+ होता है दैट ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो एक पर्टिकुलर अपना एक अरेंजमेंट है, हर एक सॉलिड का अपना अपना एक अरेंजमेंट होता है। तो NaCl में क्या है, देखो ये NaCl का कुछ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये NaCl देखो, ये तो होता है बहुत बड़ा, बट हम थोड़ा सा ये काम चला लेंगे। ये Na+ आयन, Cl माइनस आयन, Na+ आयन, Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन, Na+ आयन, ऐसा है। इस NaCl, ये NaCl का लैटिस है, लैटिस ऑफ NaCl। अभी NaCl को नाम पानी में डाल दो। पानी मतलब क्या, पानी के पास दोनों चीज होता है। ऐसे बना देता हूं, एक ऑक्सीजन साइड वाला को माइनस बोलेंगे और हाइड्रोजन साइड वाला को प्लस बोलेंगे। ये वाटर कुछ ऐसा है, एक पोलर सॉल्वेंट है, इसका पोलरिटी प्लस और माइनस है। ऑक्सीजन साइड माइनस डेवलप होगा और हाइड्रोजन साइड प्लस डेवलप होगा। तो जब हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। देखो डालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पानी, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल को पानी में डाल दिए तो ये जो सराउंडिंग आयन है ना, सराउंडिंग आयन है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आकर इससे इंटरेक्ट करेगा, इस पर प्लस चार्ज है तो ये माइनस साइड से, ऑक्सीजन साइड से आना प्रीफर करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जैसे जितने भी सराउंडिंग आयन है वहां पर क्या होगा, यहाँ पर फिर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा।
क्या यहाँ पर प्लस साइड से इसको अप्रोच करेगा, यहाँ पर भी बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। मैं तो एक दिखा रहा हूँ, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ प्लस साइड से अप्रोच करेगा इसको। और धीरे धीरे देखोगे ना, यहाँ पर ये जो इन दोनों के बीच कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, बताओ Na+Cl- के बीच कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। यस सर। हाँ सर। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेगा ना, तो क्या होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कमजोर हो जाएगा। जब ये सराउंडिंग में बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर इसको अप्रोच कर रहा है, इसके कारण ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूं, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट्स वीकेन, कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर Na+ के चारों ओर वाटर सराउंड हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। हाँ, Cl- के चारों ओर वाटर सराउंड होगा। इसी तरह धीरे धीरे वो यहाँ पर भी Na+ के चारों ओर वाटर सराउंड होगा, हर एक आयन के चारों ओर वाटर सराउंड हो जाएगा। उसी को हम हाइड्रेशन बोलते हैं या सॉल्वेशन बोलते हैं। मतलब आगे का सिनारियो क्या होने वाला, एक बनाकर दिखा रहा हूं, ये जो Na+ है, इस Na+ और ये जो Cl- है, इसके चारों ओर वाटर सराउंड हो जाएगा, ऐसा इस तरह से। यहाँ पर भी सिमिलर, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या, जो वाटर चारों तरफ सराउंड हुआ ना, इसको देखो, वाटर है इसलिए हाइड्रेशन बोलेंगे, इन जनरल सॉल्वेशन बोलेंगे। क्या, सॉल्वेशन। अगर वाटर होगा तो हाइड्रेशन बोलेंगे, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ऑफ Na+ आयंस, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज सॉल्वेशन। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हाइड्रेशन अगर पानी होगा तो ऑफ Cl- आयंस। और फाइनली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जाता है, Na+ एक्वस, पानी घेर लिया ना बहुत सारा, इसको एक्वस मतलब इसके चारों ओर वाटर सराउंडेड है। तो सॉल्वेशन क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है, ये समझ में आया होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ, अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं ताकि आप फ्यूचर में इसको रिफर कर पाए। इसको पहले बना लीजिए। जब भी जैसे है ना, जब ये केटायन, जब ये आयन वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है ना, तो क्या होता है ना, इसको हम हाइड्रेशन या सॉल्वेशन बोलते हैं। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलता है, और उसी रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी। जब ये वाटर मॉलिक्यूल इस आयंस के साथ इंटरेक्ट करेगा या किसी कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करेगा, इन दैट प्रोसेस सर्टेन एनर्जी इज रिलीज, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी। अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तो उसको सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे, अगर वाटर होगा तो उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो पहले ये बना लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिख लेंगे कुछ। चलो ये बना लिए होंगे, इसके बाद लिखो इसमें कुछ हो जाए। लिख लीजिए, when a ionic compound is dissolved in water, when an ionic compound is dissolved in water, comma, it is completely surrounded by water molecules. It is completely surrounded by water molecules.
when an ionic compound is dissolved in water, it is completely surrounded by water molecules. Full stop. The interactions of water molecules with interactions of water molecules with compound slash ions is called solvation. और ब्रैकेट में हाइड्रेशन लिख लेना है. is called solvation और ब्रैकेट में हाइड्रेशन लिख लेना है. Yes, sir. उसके बाद कंटिन्यू करो. द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस is called सॉल्वेशन एनर्जी और ब्रैकेट में लिखना है हाइड्रेशन एनर्जी. सॉल्वेशन एनर्जी और ब्रैकेट में लिखना है हाँ एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी और ब्रैकेट में लिखना है क्या हाइड्रेशन एनर्जी. तो ये सॉल्वेशन हाइड्रेशन क्या होता है इसके बारे में आपको आइडिया होगा. तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं. उसके बाद देखो क्या है ये कौन कौन सा. उसके बाद लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है. पहला लिखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट. देखो एक चीज समझो, हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज K(Q1) Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है. ये किस केस में होता है? ये वैक्यूम में होता है, वैक्यूम. और अगर कोई दूसरा मीडियम होगा, कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन R टर्म आता है. ये पढ़ा होगा फिजिक्स में ना, ये कहीं 12th में जरूर पढ़े होंगे. इन एनी सॉल्वेंट जहां पर एप्सिलॉन R क्या है? एप्सिलॉन R इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट. देखो क्या ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच होगा. अगर आयंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयंस क्या होगा? अगर NaCl के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम जाए तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आसानी से घुस जाएगा. मतलब क्या? Yes, sir. हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा ना. वाटर मॉलिक्यूल जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा. समझ रहा बात को? तो जितना ज्यादा, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि लिख लीजिएगा इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज हाई,
if dielectric constant of solvent is high, comma, lesser is force of attractions. Lesser is force of attractions between the ions. Lesser is the force of attractions between the ions. सर और एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, if dielectric constant of solvent is high, comma, lesser will be the force of attractions between the ions. Lesser will be the force of attractions between the ions. Lesser will be the force of attractions between the ions. Lesser will be the force of Yes, sir. attractions between the ions. And hence, hydration energy will be high. Hydration energy will be high. And hence, hydration energy will be high. दूसरा फैक्टर, that is the charge of ions. Charge of ions. तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों ओर सराउंड होगा और उतना ही ज्यादा एनर्जी निकलेगा. तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, हायर इज द चार्ज ऑन आयंस. हायर इज द चार्ज ऑन आयंस. हायर इज द चार्ज ऑन आयंस, comma, more will be the interactions. More will be the interactions with solvent. More will be the interactions with the solvent, and hence hydration energy will be high. And hence hydration energy will be high. Hydration energy will be high. तो ध्यान रखना है, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस. पहले कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ध्यान कुछ क्वेश्चन देखो. हाँ बताओ, इन तीनों में क्या होगा, किसका ज्यादा होगा? इन तीनों में किसका हाइड्रेशन एनर्जी सर ज्यादा होगा? N3 माइनस. N3 माइनस N3 माइनस, इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है. अगर ऐसा पूछ दे तो किसका ज्यादा होगा? P3 माइनस का. यस सर. B3 प्लस का होगा. Third factor, that is the size of ions. Third factor is size of ions.
Yes, sir. जितना बड़ा या जितना छोटा आयन का साइज होगा उतना ज्यादा वाटर के साथ इंटरेक्शन होगा, उतना ज्यादा वाटर के साथ इंटरेक्शन होगा और उससे हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा निकलेगा। ध्यान रखिएगा, हाइयर इज द, ऐसे से लिखिए, लार्जर इज द, लार्जर इज द साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस, कॉमा, lesser will be the, lesser will be the interactions with solvent molecules, lesser will be the interactions with solvent molecules, and hence lattice energy, hydration energy will be low, and hence hydration energy will be low. Yes, sir. हाँ, इसमें लिख लेना है क्या, हाइड्रेशन एनर्जी is inversely proportional to size of ions. Yes, sir. हाँ, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन देखिए, लिथियम किस केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, सर लिथियम का सबसे ज्यादा होगा। हाँ, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि साइज छोटा है इसका। यहाँ फ्लोरीन और ऑक्सीजन का। फ्लोरीन का ज्यादा होगा। ओके, हो गया होगा। उसके बाद आगे देखिए क्या है। हाँ सर। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, पहला लिखिएगा साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, हाइड्रेटेड आयंस, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस।
जैसे अगर पूछूं आपसे, देखो ये Li प्लस गैस है और ये Na प्लस गैस, किसका साइज बड़ा है बताओ, किसका Na साइज plus बड़ा का है, Li प्लस का या Na प्लस का? Na प्लस का। Na ऊपर से plus नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है इसलिए। yes sir अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर पूछूं यहाँ पर देखिए Li प्लस अब एक्वस कर दिया और Na प्लस एक्वस कर दिया, तो अभी पूछूं किसका साइज बड़ा है? Li का हाँ, Li प्लस का। क्यों Li प्लस का? क्योंकि हम जानते हैं लिथियम छोटा साइज का है, तो अगर छोटा साइज इसका का है तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हाइड्रेशन हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हाइड्रेशन छोटा है साइज का है तो ज्यादा वाटर Yes, मॉलिक्यूल्स घेरेगा ये, और ये बड़ा साइज का है तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेगा। तो हम बोलेंगे ये बड़ा हो जाएगा, पानी के अंदर में ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अगर हम ये पूछें कि ये दोनों में कौन मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा, ये आगे कराएंगे कि ये दोनों में कौन तेज सोडियम का भागेगा। Na हाँ, plus का सोडियम का, ये सोडियम छोटा है, हाइड्रेटेड साइड ना, ये छोटा है, सोडियम छोटा है इसलिए ये फास्टली मूव करेगा। ये बड़ा हो गया, पानी में डालने पर ये बड़ा हो गया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लिए, इसको कम वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए, तो ये मोटा हो गया। ये पतला है तो ये तेज भागेगा पानी में, ये धीरे भागेगा। तो हम बोलेंगे मोबिलिटी इसका ज्यादा है, इसका कम है। समझ रहा है? अगर कुछ इन दोनों में कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा तो क्या बोलोगे? Na plus हाँ, तो भी बोलेंगे Na प्लस। अगर ये तेज भाग रहा है तो ये फास्टली जाएगा, एनोड कैथोड पर डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेटेड साइज किसका बड़ा है? ये Li प्लस का है। क्यों? क्योंकि इसमें मोर हाइड्रेशन, ज्यादा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ज्यादा होगा इसका, इसलिए बड़ा बन गया ये। उसके नीचे पॉइंट लिख लीजिएगा, ये लिखने के बाद लिख लीजिए ताकि देखिए, स्मॉलर इज द साइज, हाँ, स्मॉलर इज द साइज ऑफ गैसियस आयंस, स्मॉलर इज द साइज, smaller is the size of gaseous ions, comma more will be its hydrations, 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 and hence larger will be its hydrated size, larger will be its hydrated size, larger will be its hydrated size। दूसरा फैक्टर, दूसरा जो एप्लीकेशन इसका है, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है? दैट इज, लिख लीजिएगा, मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस, इसमें लिख लीजिएगा मूवमेंट ऑफ आयंस इन एक्वस फेज, एक्वस सॉल्यूशंस, movement of ions in aqueous solutions, movement of ions in aqueous solution। movement of ions in aqueous solutions, लिख लीजिएगा mobility of ions, mobility of ions, mobility of ions, ऐसे लिखना।
mobility of ions is inversely proportional to size of hydrated ions. Hydrated ions. इसको ऐसे लिख लो, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, जिसका साइज ऑफ हाइड्रेट, देखो जिसका साइज बड़ा था तो इसका मोबिलिटी कम होगा। हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा है इसलिए उसका मोबिलिटी कम है। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट लिखे दैट इज कंडक्टिविटी। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। ये भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाँ, साइज ऑफ बिल्कुल, हाइड्रेटेड हाँ आयंस बिल्कुल के। बिल्कुल लिख लो, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस is inversely proportional to size of hydrated ions. Hydrated ions. इसको लिख देना। जैसे अगर हम पूछें कि Li प्लस Na प्लस में Na प्लस एक्वस का और Li प्लस एक्वस का, इसका मोबिलिटी भी ज्यादा होगा एंड मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। Na प्लस का ज्यादा होगा Li प्लस से। तो ये तीनों एप्लीकेशन था, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हेडिंग लिखे आप, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिडिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। 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 कोई आयनिक कंपाउंड पानी में या किसी सॉल्वेंट में कब सॉल्युबल होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिडिटी determination of solidity of ionic compound। देखिए इसको समझिए, मान लीजिए एक सॉलिड है MX है, जैसे NaCl सॉलिड है। NaCl के रिस्पेक्ट में बता देता हूं, जैसे हम NaCl, आपको NaCl सॉलिड दिए और आपको हम पूछे कि NaCl पानी में सॉल्युबल है या नहीं, तो अगर NaCl को टुकड़ा लिए और पानी में डाल दिए, थोड़ा देर के बाद देखेंगे क्या NaCl पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, NaCl आपका पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, उसी को अभी समझना है। कैसे हम बोल सकते हैं कि कोई आयनिक कंपाउंड, एक पत्थर का टुकड़ा लेंगे और पानी के अंदर डालेंगे तो सॉल्युबल नहीं होगा, वो क्यों नहीं होता है, तो यही लॉजिक को अभी देखना है। तो NaCl बेसिकली क्या, अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होता है, ये Na प्लस थोड़ा देर के बाद ये Na प्लस एक्वस और ये Cl माइनस एक्वस में टूट जाता है, टूट जाता है। यस सर। हाँ, तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है ना, ये NaCl पहले जो होता है, NaCl ये सबसे पहले Na प्लस गैस में और Cl माइनस गैस में टूटता है। और आपको पता है इसको तोड़ने के लिए, जो NaCl का टुकड़ा था उसको तोड़ने के लिए, ऐसा बनाने के लिए कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा बताओ। लैटिस एनर्जी। हाँ, लैटिस एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये काम हो सकता है। लैटिस एनर्जी दोगे तभी ये NaCl का टुकड़ा Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में टूटेगा।
अब ये देखिए, ये जो Na+ है, Na+ से Na+ एक्वस में जाने तक का कौन सा एनर्जी का ट्रेवल करना पड़ेगा, कौन सा एनर्जी देना या रिलीज होगा। जब Na+ गैस को हाइड्रेशन एनर्जी। हम पानी में डाले हैं तो क्या होगा, Na+ के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो जाएगा, होगा ना यस सर। सराउंड। तो हाँ, तो सराउंड होगा तो इसमें हम लोग बोलेंगे इसमें हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा। क्या हम लोग बोलेंगे, ये दैट इज द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na+, ये रिलीज होगा इसलिए माइनस दिया। इसी तरह Cl- भी क्या होगा, Cl- एक्वस में जाएगा, इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, तो इसमें कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है, इसमें भी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ किसका, Cl- गैस। तो देखो यहाँ पर मेनली दो तरह का एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, एक लैटिस एनर्जी और ये हाइड्रेशन एनर्जी। जब हम NaCl को पानी में डाले तो क्या हो गया, देखो हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं देते हैं तो क्या होता है, पहले चारों तरफ क्या, उसके NaCl के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हुआ, थोड़ा थोड़ा उससे इंट्रैक्शन किया, इंट्रैक्शन करने से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुआ, और वही हाइड्रेशन एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड एज लैटिस एनर्जी, वही क्या है ना, लैटिस एनर्जी के रूप में सप्लाई होता है। और फिर क्या होता है, NaCl का वो जो क्रिस्टल है वो टूट जाता है, और टूटता है तो क्या होता है, और बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करता है, उससे उससे क्या होगा, लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, और दैट हाइड्रेशन एनर्जी विल यूटिलाइज एज ए लैटिस एनर्जी। और फाइनली देखोगे वो NaCl का टुकड़ा पूरी तरह से डिजोल्व हो गया। मतलब हम बोलेंगे कोई आयनिक कंपाउंड तभी सॉल्युबल होगा जब उससे निकलने वाला हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर या इक्वल लैटिस एनर्जी से ज्यादा या इक्वल होगा, तब ये कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा पानी में, ये डिजोल्व होगा। क्या ये बात समझ रहे हो। अगर मान हाँ लो सर। अगर ये लैटिस एनर्जी ही हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होता तो वो टुकड़ा, जो भी क्रिस्टल लेते, जो भी आयनिक कंपाउंड लेते, वो टूटता ही नहीं। अगर टूटता ही नहीं तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे इंटरेक्ट करता, समझ रहे बात को। तो अगर हाँ सर। ये कंडीशन क्या है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड कब सॉल्युबल होता है, जब उसका हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर या इक्वल टू लैटिस एनर्जी होता है, तभी वो पानी में सॉल्युबल होगा या डिजोल्व होगा। अब ये बना लो फिर लिखा दूंगा। चलो ये बना लिए होंगे, इसमें 2 पॉइंट लिख लीजिए। लिख लीजिए। पहला, अगर इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैटिस एनर्जी, कंपाउंड इज soluble।
चलो तो आज हम यहीं पर रोक रहे हैं, अगले क्लास में और इसको आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।